हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और इनके बीच क्या प्रमुख अंतर होते हैं, इसके साथ ही कोशिका की संरचना का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म के भीतर कोशिकांग पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो लोग चैनल पे नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछले जो 2 वीडियोस बायोलॉजी के हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और साइटोलॉजी, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि साइंस में हर चीज़ सीक्वेंस में बताई जाती है और सीक्वेंस से ही पढ़ने से आगे चीज़ें समझने में आसानी रहती है। तो आप लोग पहले पीछे के 2 वीडियोस देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि कई चीज़ें इंटर रिलेट आपस में करेंगी तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, मतलब साइटोप्लाज्म के भीतर जो हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो कोशिका का जब मैं आपको संरचना बता रहा था उस समय मैंने बताया था कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग रहते हैं। सबसे पहले आज हम उन्हीं कोशिकांगों में चर्चा करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी और बेंडा ने इसका नाम दिया था, पर कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि अल्टमान ने इसकी खोज की थी। तो अल्टमान ने जो इसकी खोज की थी, अल्टमान ने इसका वर्णन जो है वो बायोप्लास्ट के नाम से किया था। तो आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शंस रहें तो वहाँ पे आप कोलिकर को टिक करेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बेलनाकार होती है और खोखली होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको इन दोनों कोशिकाओं के बीच में डिफरेंस बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं जबकि वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रमुख कार्य होता है वो श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलती हैं तो वहाँ श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन क्रिया को संपन्न करने के लिए या संपूर्ण करने के लिए मीसोसोम्स नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो वहाँ पे श्वसन कार्य के साथ ही कोशिका विभाजन का भी कार्य करती हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यही माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया को संपादित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हिंदी में नाम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग सूत्रकणिका कहते हैं। और जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। वहाँ ऑक्सीजन जो है एक साइकिल या चेन रिएक्शन चलाता है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसी क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप एटीपी बनता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए देखिए, कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में वायु की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है
इसको आप देख लीजिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। देखिए, वीडियो के साथ साथ अगर आप एक रेफरेंस बुक के तौर पे हमारी परीक्षा मंथन की बुक भी साथ में पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्योंकि एक रेफरेंस बुक सभी तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़नी चाहिए और वो बुक अपने आप में संपूर्ण होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आए तो वहाँ से मिले ही ना। और मुझे लगता है एक संपूर्ण बुक के रूप में देखा जाए तो परीक्षा मंथन की सभी बुक्स हों, मैगज़ीन हों, उनका बहुत ही अच्छा स्तर है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग परीक्षा मंथन की साइंस बुक को अगर फॉलो करेंगे तो साइंस के सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर हम देखें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है वो हमारा गाल्जी काय है, जिसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। जो गोल्जी बॉडी होता है उसका प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा का जो है ये बैलेंस बना के रखता है। मतलब शरीर के जिस भाग को कह लीजिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे ऊर्जा सप्लाई करता है। गाल्जी काय की खोज जो है वो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में साइंटिस्ट के नाम साइंस में आपको पता ही होने चाहिए। तो जितने यहाँ साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इनको खोजा है या इनके बारे में बताया है उन सभी के नाम आप अपने ध्यान में रखेंगे तो जाहिर है कि अच्छा रहेगा। तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय को हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये नीले हरे शैवाल, जीवाणुओं एवं माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों के कोशिकाओं में मिलते हैं। ठीक है, पौधों में जो है गाल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो गाल्जी काय को पौधों में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। गाल्जी काय जो है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का प्रमुख स्थल है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो निर्माण स्थल है वो कौन सा है? गाल्जी बॉडी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो एंजाइम्स जो है होते हैं कोशिका के अंदर, तो विभिन्न पदार्थों या मुख्यतः एंजाइम्स का श्रावण करना गाल्जी काय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय को हम कोशिका का यातायात प्रबंधक बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण कोशिकांग था वो था गाल्जी काय। इसके बाद हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो कि हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने राइबोसोम को पादप कोशिकाओं में खोजा था तथा पैलाडे ने, जॉर्ज पैलेड नामक एक जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने राइबोसोम को जंतु कोशिकाओं में खोजा था। इसीलिए राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में तथा जॉर्ज पैलाडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम जो टर्म इसका नाम दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट ने। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। राइबोसोम मतलब कि उस पर कोई आवरण नहीं होता है, तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए व प्रोटीन से बनी संरचना होती है। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए की उपस्थिति के कारण ही इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, जबकि 80S जो है वो आकार में बड़े होते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि 70S वाले प्रोकैरियोटिक होते हैं और 80S वाले यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये जो 70S हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं, और 80S वाले ये आकार में बड़े होते हैं, ये उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में
पाए जाते हैं। और मैंने बताया कि राइबोसोम का क्या काम होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अभी हम एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो है स्मूथ और रफ दो तरह का होता है। तो जो रफ वाला पार्ट होता है जिसको, तो रफ वाले पार्टिकल पे ही आप देखेंगे, स्मूथ वाले पे तो जो है चर्बी और वसा का निर्माण होता है और ये एकदम चिकना होता है। जो रफ वाला पार्टिकल होता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसी पे राइबोसोम के कण जो है लगे हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट में पाए जाते हैं, मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी और लाइसोसोम्स अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम्स में जल अपघटन एंजाइम्स पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और फास्फेटेज। और इन सभी एंजाइम्स, ये सभी एंजाइम्स अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। जब किसी कारण से लाइसोसोम्स के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ या सुसाइडल वेसिकल या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। तो लाइसोसोम्स द्वारा क्या काम किया जाता है कि ये विभिन्न पदार्थों का पाचन करती हैं। सबसे पहले बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन करेंगी, फिर अंतः कोशिकीय पाचन करेंगी, फिर ऑटोलिसिस आत्मलयन, उसके बाद कोशिका विभाजन में भी सहायता करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम्स के फटने से ही कोशिका में विभाजन आरंभ हो जाता है। तो लाइसोसोम्स के यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा कि पूछा है लाइसोसोम्स के बारे में कि कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम्स को ही कोशिका का एटम बम कहते हैं। अभी मैंने बताया कि लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका में विभाजन आरंभ हो जाता है, इसलिए इसको कोशिका का एटम बम कहते हैं। आरबीसी में हमको पता है कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम्स के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं और जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं वो आप पेन पेपर, जब कोई भी वीडियोस आप देखें या पढ़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप पेन पेपर हमेशा साथ में रखें और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाएं उनको नोट डाउन करते चलें। इससे क्या होगा कि अगली बार जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोशिकांग तारक काय। तारक काय की या सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तारक काय सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तारक काय का काम होता है कोशिका का विभाजन या कोशिका का पुनर्निर्माण कह लीजिए। तो जाहिर सी बात है, जहाँ जितने ज़्यादा तारक काय या सेंट्रोसोम होंगे वहाँ कोशिकाएं उतनी ही तेज़ी से विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। इसलिए कोशिका पुनर्निर्माण वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ तारक काय पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो अगर हमारे शरीर में देखें, ह्यूमन बॉडी में देखा जाए, और एग्ज़ाम्स में आपको पता होगा कि ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन या जूलॉजी से कह लीजिए, मानव से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो जहाँ जहाँ उन पॉइंट्स की चर्चा हो उसको आप ज़रूर लिखते चलें। तो लीवर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम या तारक काय पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा कोशिका का निर्माण होगा। मतलब
अगर आपके शरीर में देखें, और मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया भी था कि लीवर को अगर आपके काट दिया जाए तो सबसे तेज़ शरीर में दोबारा लीवर ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पे कोशिकाएं बहुत तेज़ सेल्फ रिप्रोडक्शन करके नई कोशिका बना लेंगी। और अगर हम देखें तो सबसे कम कोशिका का पुनर्निर्माण कहाँ होता है, तो ब्रेन में या न्यूरॉन में। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसीलिए हम लोगों को हेलमेट लगाकर चलने को कहा जाता है, क्योंकि अगर एक बार सर में चोट लग गई तो वहाँ पे कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, और जब कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी तो नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, और इससे आपके डेड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रेन में अगर कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, उसके बाद भी आप सुनते होंगे कि ब्रेन कैंसर हो गया किसी को, तो जब कोशिकाएं वहाँ विभाजित ही नहीं होती, क्योंकि कैंसर कब होता है, जब कोशिकाएं बहुत तेज़ विभाजित होने लगती हैं तभी कैंसर का फॉर्म लेती हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रेन में तो कोशिकाएं विभाजित करती ही नहीं, तो वहाँ ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है, ये आपसे कोई पूछ सकता है। तो ब्रेन में क्या होता है कि जो 90% होता है वो न्यूरॉन सेल होता है। तो न्यूरॉन सेल में जो कोशिका होती है उसका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% जो है गिलियल सेल होता है। तो ये जो 10% गिलियल सेल होती हैं, इन्हीं में ही कोशिका का विभाजन होता है, और जब बहुत तेज़ विभाजन होने लगता है कोशिका का तो यही ब्रेन कैंसर का कारण बनती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन में किसकी वजह से ब्रेन कैंसर होता है, तो आपका आंसर होगा गिलियल सेल की वजह से। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप किसी को समझाने के लिए या आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तारक काय जहाँ ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ कोशिकाएं तेज विभाजित करेंगी, और ये तारक काय सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ पादप कोशिकाओं में जैसे शैवाल हो गया और कवक हो गया, इन सब में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, ये 2 स्पेंडल शेप्ड के कणों का बना होता है। जो तारक काय होता है वो स्पाइंडल शेप्ड के कणों का बना होता है, और जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। और इन्हीं सेंट्रियोल के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सेंट्रोस्फीयर होता है। तो सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या होता है, सेंट्रोस्फीयर। और सेंट्रियोल का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो कोशिका विभाजन के समय स्पाइंडल के निर्माण में मदद करना होता है। तो कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल 2 भागों में बंटकर क्या होता है कि 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चला जाता है। तो तारक काय के बारे में यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है लवक। लवक की खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यहाँ जितने भी कोशिकांग हैं उनको किसने खोजा और किसने उसका नाम दिया, या उससे रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं, आप चाहें तो उसको नोट करते समय एक शॉर्ट फॉर्म में अपने पेपर में नाम लिख के सीधे सीधे बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो लवक की खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक जो होता है वो सभी पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक है, लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर जो पिगमेंट होते हैं इनके अंदर, इन्हीं के आधार पर सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इनको 3 भागों में बांटा था। जो ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, इनको पिगमेंट्स के आधार पर सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था। हरित लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और हमें एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल रहता है, तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये जो है भोजन के निर्माण करता है। जो क्लोरोफिल होता है ये हमारे भोजन का, पेड़ पौधों के भोजन का निर्माण करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, पत्ती एवं तने में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और यह पत्ती एवं तनों में पाया जाता है तथा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उसमें सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। कौन सा,
क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि ये जो संग्रहित भोजन होता है उसको रंग प्रदान करता है। तो ये जितने भी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न रंग होते हैं इनके लिए उत्तरदायी होता है, हरे रंग को छोड़कर, क्योंकि हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। इसके बाद हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? अवर्णी लवक। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ये जड़ में पाया जाता है और भोजन संग्रह का काम करता है। और ये क्या होता है? ये रंगहीन लवक होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है अवर्णी लवक, ये रंगहीन लवक है और पौधों के संचय अंगों में पाया जाता है, जैसे मक्का, आलू, गेहूँ आदि में। ठीक है, तो तीनों के आपको पता होने चाहिए लवक के बारे में कि इनका काम क्या है और कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और किसने इसकी खोज की। तो एक बार हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है और क्या काम है। तो क्लोरोप्लास्ट पत्ती एवं तने में पाया जाता है तथा भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है वो जड़ में पाया जाता है, भोजन संग्रह करता है। और क्रोमोप्लास्ट ये संग्रहित भोजन को रंग प्रदान करता है। ठीक है, हरित लवक जो है वो हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णरहित होता है, वही है क्लोरोफिल। लवक के बारे में इतना ही जानकारी सफिशियंट है एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य काम क्या होता है कि ये कोशिका के अंदर जो है वो कंकाल का काम करता है। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है और आंतरिक सहायता देने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है यह दो तरह की होती है, एक तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है खुरदुरी या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतया सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर ही इनको दो भागों में बांटा गया है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है चर्बी या वसा का निर्माण करना, मतलब यह लिपिड, ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉयड संश्लेषण में सहायक होती है, मतलब कि चर्बी या वसा का निर्माण करती है। जबकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह प्रोटीन का निर्माण करती है। मैंने अभी आपको बताया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहीं पे आपको राइबोसोम्स मिलते हैं और राइबोसोम्स के मिलने की वजह से ही ये रफ होता है, क्योंकि राइबोसोम्स के जो कण मिलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इन्हीं की वजह से ये रफ होता है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि राइबोसोम्स कहाँ मिलेगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट पे राइबोसोम्स मिलता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट केंद्रक पे। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में ही क्रोमोसोम्स और जीन उपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसी कारण इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। जब मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको, जब मैं दोनों के बारे में डिफरेंस बता रहा था, तो मैंने बताया था कि प्रारंभ में क्या होता है कि कोशिकाओं में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है और धीरे धीरे क्या होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक को ही हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कि केंद्रक जो है कंट्रोलर भी है किसका? सेल का। तो ब्रेन ऑफ सेल और कंट्रोलर दोनों कौन है? कोशिका का केंद्रक। केंद्रक में अगर आप देखें तो जो है 80% प्रोटीन पाया जाता है और 10% डीएनए पाया जाता है। ठीक,
केंद्रक का आकार कैसा होता है? केंद्रक जो है आकार में गोल होता है, अंडाकार होता है और घने गहरे रंग का जीवद्रव्य का भाग है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि केंद्रक जो है कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, इसे कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके बाद हम देखें तो केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। पहला है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और चौथा है क्रोमैटिन जालिका, न्यूक्लियर थ्रेड्स। तो इन 4 भागों से मिलकर ही हमारे केंद्रक का निर्माण होता है। इन सभी के बारे में हम आगे जब और भी कहीं आता रहेगा तो हम इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे और बार बार आपको मैं जो पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है उनको बीच बीच में पॉइंट में या तो आपसे पूछता रहूँगा या बताता रहूँगा, जिससे कि एक रिवीजन भी साथ ही साथ चलता रहे और आपको बिना बताए सब कुछ याद रहे। और आप लोग वीडियोस को एक बार अगर अच्छे से देख रहे हैं और साथ में नोट कर ले रहे हैं तो जब अगली बार आप वीडियोस देखेंगे या आप बुक पढ़ेंगे और साथ में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा तो ये कहना है कि आप परीक्षा मंथन की बुक में जहाँ पे भी है आप वहीं पे नोट करते रहिए। तो फिर क्या होगा कि रिवीजन में बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कोशिकांग ख़त्म हो गए हैं आपके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।